मैं बार-बार अपने हाथ में बंधी घड़ी को जानिब देख रहा था। पिछले 2 घंटे से मैं इस घर के बाहर खड़ा था और अंदर मेरी भाभी गई थी। रात का वक़्त था और अब तो रात के 10 बज रहे थे। मैं इस खौफ़ का शिकार था, भला ये भी कोई वक़्त किसी के घर बैठने का है। रात 8 बजे मेरी भाभी ये कहकर अंदर गई थी कि बस अभी आधे घंटे में आ रही हूँ, और पिछले 2 घंटे से उनका इंतज़ार कर रहा था। मैंने भाभी के मोबाइल पर कॉल की तो उनका नंबर इस वक़्त बंद जा रहा था। मुझे इंतज़ार से सख्त नफ़रत थी और मैं इस वक्त इंतज़ार की सूली पर ही लटका हुआ था। मैं कभी भी भाई भी के साथ ना आता अगर भाई ने मुझे ये ना कहा होता कि मेरी बीवी का ख्याल रखना, ये जहाँ कहीं से ले जाना। मेरे भाई नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब गया था। घर पर मेरी वालिदा, मैं और भाभी ही रहते थे। मैं 2 घंटे के इंतज़ार के बाद उस घर की डोर बेल बजाई। इसके बावजूद भी 15 मिनट बाद मेरी भाभी बाहर आई। जल्दी से अपना दुपट्टा सिर पर ले रही थी। मैंने तासुर से देख कर पूछा, इतनी देर? कहने लगी, हाँ चलो चलो, आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, लेकिन आइंदा से कोशिश करूँगी कि ज़्यादा देर ना हो। ये सुनकर तो मैं अचंभे में आ गया। मैंने कहा, क्या मतलब? आइंदा मैं आपको दोबारा कहीं नहीं लेकर आऊँगा। अरे भाई, आप एक बात जो शुरू होती है तो घंटों जारी रहती है और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे सख्त इंतज़ार करने से नफ़रत है। भाभी गाड़ी में बैठते ही सामने डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू पेपर से चार निकाल कर अपना पसीना साफ़ करने लगी। मेरी बात शायद वे गायब दिमाग से सुन रही थी। मैंने अब गौर किया, वे चेहरे से कुछ बदहवास भी लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? कहने लगी, कुछ नहीं, बस तुम गाड़ी चलाओ। असल में मेरी दोस्त के घर में ऐसी नहीं है, इसलिए गर्मी से ये हालत हो गई। मैंने हैरत से अपनी भाभी की तरफ देखा। मैंने कहा, क्या हो गया आपको भाभी? होश में तो है? दिसंबर का महीना है और ठंड इतनी है कि मैं बाहर खड़ा थर-थर काँप रहा था, और आप कह रही हैं कि उसके घर में एसी नहीं था। मेरी बात सुनकर तो वे और बदहवास हो गई। अपने माथे पर हाथ मारकर कहने लगी, हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि दिसंबर का महीना है। मैंने भाभी को देखा, हंसने लगा। मुझे तो उनकी अक्ल पर हैरत हो रही थी। ये भी क्या कोई भूलने और याद रखने की बात थी? मुझे वे कुछ नर्वस भी लग रही थी। बाकी का सारा रास्ता ना जाने में किन सोचों में गुम रही। जैसे ही हम घर पर पहुँचे, मेरी भाभी अपने कमरे में चली गई। ना जाने क्यों मुझे आज भी अपनी भाभी का रवैया कुछ अजीब सा लगा। जब से वह अपनी दोस्त के घर से आई थी, उलझी उलझी सी थी। अगले रोज़ जब मैं ऑफिस जाने लगा तो नाश्ते पर भी, वो नाश्ता करते हुए भी किसी गहरी सोच में गुम थी। मैंने नाश्ता ख़त्म किया। जैसे ही मैं ऑफिस जाने लगा, कहने लगी, फरहान ऑफिस से ज़रा जल्दी घर आ जाना, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। मैंने कहा, आज फिर? मैंने कहा कि आज आपको क्या काम है? कहने लगी, कोई ज़रूरी काम है, अब हर बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बहरहाल मैंने कहा कि आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं जल्दी नहीं आ सकता। कहने लगी, तुम जब भी आओगे मुझे अपने दोस्त के घर लाजमी जाना है। भाभी का अटल अंदाज और उलझा हुआ चेहरा मुझे ना जाने क्यों उनके बारे में शक में डालने लगा था। मैं ऑफिस जा चुका था। मैं भी अपने ऑफिस में मशरूफ़ था, फाइलें चेक कर रहा था, जब भाई का फ़ोन आ गया। मुझसे कहने लगे कि अपने काम जल्दी निपटा लो, जहाँ कह रही हैं उसे ले जाना। मैंने कहा, भाई भाभी ने क्या करना है? रोज़ाना अपनी दोस्त के घर जाकर मैं थका हुआ आता हूँ, आते ही उनके दोस्त के घर ले जाऊँ और ख़ुद बाहर 2-2 घंटे तक उनका इंतज़ार करता रहूँ। ये कोई बात थोड़ी है? आपको मेरा भी तो एहसास होना चाहिए। मेरा ये कहना था कि भाई मुझसे फिर बोलने लगा, कहने लगा, ठीक है मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ का काम मैं संभाल लेता हूँ। जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ तुम जानते हो, सारा घर उसी से चल रहा है। तुम तो अपनी तनख्वाह सिर्फ अपनी जेब तक ही रखते हो, तुम्हारे अपने शाही खर्चे हैं। अब मैं भी आकर बैठ जाता हूँ, हाथ पर हाथ रख के घर पर, और फिर तुम घर चला लेना। एक ज़रा सा काम क्या कह दिया तुम्हें तो मेरा भाई मुझसे गुस्से में बोल रहा था। मैंने कहा, ठीक है ले जाऊँगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँ तो मेरी भाभी बिल्कुल तैयार थी। मुझे देखकर कहने लगी, पहले मुझे दोस्त के घर छोड़ आओ, वापस बेशक तुम्हारा घर वापस आ जाना। 2.5-3 घंटे अपना आराम से खा पी कर फ्रेश होकर फिर मुझे ले आ जाना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने बस अपना ऑफिस का बैग अम्मी को पकड़ाया था। फिर मैं भाभी को उसकी दोस्त के घर छोड़कर वापस आ गया।
मेरी वालिदा भी यही कह रही थी कि ना जाने इस लड़की को क्या उजल रहती है, दिन भर ना जाने किन सोचों में गुम रहती है। जैसे ही तुम्हारे आने का वक्त होता है फटाफट से तैयार हो जाती है कि दोस्त के घर जाना है। उस वक्त मैं ज़हनी तौर पर थका हुआ था, इसलिए अपनी वालिदा की बात पर सोचना मेरे दिमाग में नहीं आया। खाना खाने के बाद मैंने अपने कमरे में मोबाइल देखने लगा, लेकिन अचानक ऐसे मेरी आँख लग गई। मेरी वालिदा वैसे ही खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती थी और जल्दी सो जाती थी, क्योंकि उन्हें तहज्जुद के वक्त उठना होता था। मोबाइल की मुसलसल बेल पर मेरी आंख खुली। मैं एकदम उठा, अपना मोबाइल देखा तो भाभी का नंबर था। जब मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो मेरे होश उड़ गए। रात का 1 बज रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो भाभी बड़ी घबराई हुई आवाज़ आने लगी, कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ थे, तुमने वक्त देखा है? मैंने कहा मैं सो गया था, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था, बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और भाभी को लेने चला गया। रात का 1 बज रहा था। जिस इलाके में भाभी जाती थी वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा था। वह नई सोसाइटी थी और वहाँ पर अभी आबादी बहुत कम थी, बस चंद ही घर बने हुए थे। जैसे ही मतलूब घर के सामने पहुँचा, मुझे देखकर हैरत का झटका लगा। भाभी गेट से बाहर खड़ी थी, काफ़ी परेशान थी। मुझे देखकर जैसे उसके चेहरे की रंगत ठीक होनी शुरू हो गई। मुझे हैरत हुई कि वह यहाँ क्यों खड़ी हैं। उनकी दोस्त का घर है तो उन्हें घर पर ही रहना चाहिए जब तक कि मैं ना पहुँच जाता। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, वह बड़ी उजल से मेरी गाड़ी में बैठी, कहने लगी अब आए हो तुम, फरहान एहसास भी है मैं कब से अकेली यहाँ खड़ी हूँ, पिछले 2 घंटे से मैं बाहर खड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी भाभी यूँ थी कि अभी रो देंगी। मैंने कहा लेकिन आप यहाँ खड़ी क्यों हैं, आपकी दोस्त का घर है, आपको तो घर के अंदर होना चाहिए, जबकि मैं आ जाता और आप रात की इस पहर अकेली खड़ी हैं, वह भी सुनसान इस इलाके में। खुदा ना खास्ता कोई उल्टा सीधा शख्स आपको कहीं ले जाता। फिर मैं वाकई भाभी के बारे में फ़िक्रमंद हुआ। मेरी बात सुनकर वे तज़्बुजुक का शिकार हो गई, बार बार मुझसे नज़रें चुराने लगी। कहने लगी वे मेरी दोस्त को कोई काम था इसलिए वह अचानक से कहीं चली गई है और उसे अपना घर लॉक करना था, इसलिए मुझे बाहर खड़े होना पड़ा। मैंने कहा फिर भी उसके घर में और भी तो अफराद होंगे, आपको यूँ घर से बाहर खड़ा होना नहीं चाहिए था। अजीब दोस्त है आपकी, मुझे समझ नहीं आती ये रोज़ रोज़ आप इस सुनसान इलाके में करने क्या आती हो? आपकी दोस्त आपके पास मिलने क्यों नहीं आ जाती? मैं गाड़ी बड़ी तेज़ी से चला रहा था। भाभी ने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया और अपना सिर पकड़ लिया। कहने लगी खुदा के लिए फरहान, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम खामोश हो जाओ। मुझे पहले भी वह उलझी सी लग रही थी, पता नहीं क्या मसला था उनके साथ। घर आते ही वे अपने कमरे में चली गई। 2-4 दिन वो बस यही एक फरमाइश मुझसे करती और मैं बार बार उनसे वजह पूछता कि ऐसी भी क्या आपकी दोस्त है जो आपको रोज़ाना उससे मिलने जाना होता है, लेकिन वह मुझे वजह ना बताती। मैं बहुत बार उनसे पूछ चुका था, लेकिन वह यही कहती थी कि मुझे ज़रूरी काम है। एक बार मैं ऑफ़िस के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था, जब बाहर की बेल बजी, उस वक्त तो हमारे घर में कोई नहीं आता। मैंने नाश्ता बीच में छोड़ा, बाहर के दरवाजे पर चला गया। वहाँ एक डाकिया खड़ा था, कहने लगा कि रोमाना के नाम पर एक पार्सल आया है। मेरी भाभी का नाम रोमाना था। मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे दो। कहने लगे नहीं, भेजने वाले ने कहा है कि रोमाना के हाथ में दिया जाए। मैंने भाभी को आवाज़ दी, भाभी भी नाश्ता कर रही थी। उठकर बाहर आई तो डाके को देखकर ना जाने क्यों उनकी रंगत उड़ी थी। बड़े तेज़ कदमों से वे मेन गेट तक पहुंची थी। उस डाकिये से अपना पार्सल यूँ छीना जैसे ना जाने क्यों। मेरे साथ साथ तो डाकिया भी उस हैरत से देखने लगा। अब उसके चेहरे पर वही बदहवासी छाई थी मैं जो चंद दिनों से देख रहा था। कहने लगी कहाँ साइन करना है बताओ मुझे। डाकिया ने एक रजिस्टर खोलकर उसको दिया। भाभी ने फटाफट से साइन किए और अपना पार्सल लेकर फ़ौरन अपने कमरे में चली गई। जिस तरह की हरकतें मेरी भाभी कर रही थी, मैं उस पर शक ना करता तो और क्या करता। भाभी नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी थी और कमरे का दरवाज़ा खट से बंद कर लिया, जिसका ये मतलब था कि कोई भी उसके कमरे में जाने की ज़रूरत ना करे। जबकि मैं माथे पर बल डाले भाभी के कमरे के बंद दरवाजे को देख रहा था कि आखिर क्या चक्कर है।
इससे पहले भी तो पार्सल आया करते थे, मगर आज तक ऐसी हरकत नहीं देखी गई। खैर मुझे भी ऑफिस जाने में देरी हो रही थी, इसलिए मैं घर से चला गया। अभी दिन का 1 ही बजा था कि मुझे एक बार फिर भाभी की कॉल आई। मैं उस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग में मशरूफ़ था। बार बार फ़ोन बजने लगा तो बॉस भी घूरने लगे। मैंने मोबाइल साइलेंट पर कर दिया। आधे घंटे बाद मीटिंग ख़त्म हुई तो मीटिंग रूम से बाहर आया, मोबाइल ऑन किया तो मेरी भाभी की अनगिनत मिस कॉल और मैसेजेस आए हुए थे। तभी एक बार फिर भाभी की कॉल आई। मैंने झुंझला कर मोबाइल अपने फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी जानिब से भाभी फट पड़ी। उनकी आवाज़ भीगी हुई थी, वह गुस्से से भरी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि वे रो रही हो। वह शदीद गुस्से से कहने लगी, कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ चले गए थे? तुमको इतना गैर जिम्मेदार भी कैसे हो सकता है? मैंने फिक्रमंदी से जवाब दिया कि क्या बात है भाभी, मैं किसी पार्क में नहीं बल्कि ऑफिस में होता हूँ और मीटिंग अटेंड कर रहा था। आप रो क्यों रही हो? क्या आपकी तबीयत तो ठीक है? भाभी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। जब बोली तो आवाज़ कदर बेहतर थी। कहने लगी, तुम अभी अभी घर वापस आओ, मुझे मेरी दोस्त से मिलने के लिए जाना है। एक बार फिर शक ने मुझे जकड़ा। मैं कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप रोज़ दोस्त के यहाँ क्यों जाती हो और इस तरह से रो क्यों रही हो? खैरियत तो है? एक बार फिर भाभी मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर चुकी थी। कहने लगी, फरहान तुम घर आ रहे हो या मैं तुम्हारे भाई को कॉल करूँ? भाई का नाम सुनकर तो मैं वैसे ही हड़बड़ा जाता था। फ़ौरन ऑफिस से छुट्टी ली, अपनी भाभी को उनकी दोस्त से मिलवाने के लिए घर की जानिब आने लगा। सारे रास्ते में इसी बात को जहन में सोचता रहा कि ऐसी कौन सी दोस्त है जो आज तक हमारे घर में ना आ सकी। हमारे भी दोस्त हैं मगर हफ्तों बाद मिल बैठते हैं। सही है, औरतें बातून होती हैं, मगर इतनी भी क्या कि भाभी रोज़ाना इस कदर हवासा बाख्ता परेशान और रोती धोती हैं, अपनी दोस्त से मिलने के लिए चली जाती हैं। कुछ तो गड़बड़ थी जो भाभी हम सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो पहला दिन था जब मैंने भाभी को शक की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। मैं घर गया, भाभी दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। फ़ौरन गाड़ी में बैठ गई। कहने लगी, गाड़ी ज़रा जल्दी चलाओ, इसके बाद भले तुम अपने दफ्तर चले जाना, मुझे अब आना होगा, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। मैंने भाभी के चेहरे को देखा, उनकी आंखें सूजी हुई थी, गला भी बैठा हुआ था। वे बेतहाशा रोने की वजह से अक्सर ऐसा हो जाया करता है। खैर कुछ भी पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि भाभी कुछ नहीं बताएंगी। मैंने उन्हें एक बार फिर उसी के घर के सामने उतार दिया तो वे बोली, यहाँ क्यों खड़े हो, तुम चले जाओ, जब मुझे वापस आना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने भी वहाँ पर मज़ीद रुकना बेहतर ना समझा और वापस अपने दफ्तर चलाया। किसी भी काम में करने को मेरा दिल ना लगता। मेरा जहन अभी तक भाभी की बातों पर ही घूम रहा था। उस रोज़ 8 बजे मैं भाभी को घर लेकर आया। उनकी तबीयत मुझे ठीक ना लग रही थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर गया, दवा लेकर घर आई, बगैर कुछ खाए पिए कमरे में घुस गई। अगले रोज़ भाई ने पैसे भिजवाए थे, मेरी भी तनख्वाह आ चुकी थी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी तनख्वाह और भाई के पैसे अम्मी के हाथ पर रखता था, फिर अम्मी मुझे मेरी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दे देती थी जो कि बगैर भाई की मेरी ज़रूरत को पूरा करता था और बाकी भाई के पैसों से इस घर का खर्चा चलता था। मगर उस रात में सारे पैसे ही मैंने अम्मी को दिए और बोला कि मैं आपसे कुछ दिनों तक रकम ले लूँगा। मेरी भाभी भी वहीं पर मौजूद थी, मगर अगला हैरत का झटका तो तब लगा जब मैंने अम्मी से पैसे मांगे और वे लॉकर से लेने के लिए गई तो वहाँ वह रकम मौजूद ही नहीं थी। अम्मी का हाथ तो बेसाख उनके सीने पर गया। कहने लगी कि इतनी बड़ी रकम कहाँ गई, उसे तो पूरे महीने का खर्चा चलना था, इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च की जा सकती है। भाभी उनके साथ मिलकर पैसे ढूंढने लगी, जबकि ना जाने क्यों बार बार मेरी नज़रें भाभी की तरफ उठ रही थी कि जैसे उन्होंने ही कुछ किया हो। आज तक हमारे घर से पैसों की चोरी न हुई थी, कोई बाहर का शख्स इस घर में ना आता था, तो फिर पैसे कहाँ जा सकते थे। हम मुँह बोलकर भी भाभी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे, मगर भाभी का अंदाज़ तो मशकूर होता चला जा रहा था। जब भी उनके मोबाइल पर रिंगटोन बजती तो वे बौखला जाती। कई घंटों तक मोबाइल उनके कानों के साथ लगा रहता और उनकी दोस्त जिसके घर में जाकर कई घंटे बिता देती थी, आखिर कौन थी। वे ना चाहते हुए भी मैं भाभी पर शक करने लगा,
मगर समझ नहीं आता था कि इस दिमाग के शक को लफ्ज़ों में कैसे डालूं। दिन ब दिन भाभी की तबीयत ख़राब होती जा रही थी। वह मुझे ज़हनी दबाव का शिकार लगने लगी। हर वक्त खोई खोई रहती, घर के कामों में भी उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। भाई भी अक्सर शिकायत करने लगे थे कि तुम्हारी भाभी कहाँ मसरूफ़ रहती हैं, अम्मा को बोलो कि घर में मुलाजिम रख लें। जब भी मैं तुम्हारी भाभी को कॉल करता हूँ तो वह कहती हैं मुझे फ़ला काम करना है, मुझे अम्मी बुला रही हैं। मैंने जब इस बात का जिक्र अम्मी से किया तो वह कहने लगी कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो। आज तक मैंने बहू पर कभी भी घर की पूरी जिम्मेदारी नहीं सौंपी। घर के काम जो वह अपनी मर्ज़ी से करे वह करने देती हूँ, वरना बाकी खुद और मुलाजिम से करवा लेती हूँ। ना जाने इस लड़की को क्या हो चुका है। भाभी की वजह से घर में काफ़ी बदसकून हो चुका था। अब तो इस बात का अंदाज़ा सऊदी में बैठे भाई को भी होने लगा। मैं जल्द से जल्द इस मामले की तह तक जाना चाहता था और इस ताल्लुक़ इस घर और भाभी की दोस्त से ही था जिससे भाभी मिलने जाया करती थी। उस रोज़ रात के 8 बजे थे जब मैं घर आया। सोचा था कि भाभी से बैठकर इस मामले पर बात करूँगा, मगर इससे पहले भाभी तैयार खड़ी थी। कहने लगी मुझे मेरी दोस्त के यहाँ छोड़ दो। मैंने बगैर कुछ सवाल किए उन्हें अपने साथ लिया और जाने लगा। भाभी मुसलसल अपने हाथों को बेचैनी से मसल रही थी। कुछ देर बाद हम वहाँ पर पहुँचे तो भाभी गाड़ी से उतरते ही फ़ौरन बोली कि तुम वापस चले जाओ, जब मैं कॉल करूँगी तो आ जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने भाभी की बात सुनकर सिर हिलाया, गाड़ी वहीं से रिवर्स कर दी। भाभी अंदर जा चुकी थी, मगर मैं सोच चुका था कि आज मुझे क्या करना है। मैंने अपनी गाड़ी उस सड़क से मोड़कर दूसरी जानिब खड़ी कर दी और फिर पैदल चलता हुआ उस घर तक गया। खामोशी से गया। घर के अंदर से बातों की आवाज़ नहीं आ रही थी। ना जाने कैसा घर था, आज तक उस घर से कभी किसी को निकलते हुए नहीं देखा था। मैं घर का जायज़ा लेने गया। दिमाग में कई सवालात जन्म ले रहे थे कि तभी घर की पिछली जानिब मुझे खिड़की नज़र आई। वह कांच की खिड़की थोड़ी बहुत खुली थी। अगर मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करता तो जालियों से अंदर ले जाकर उसे मजीद खोल सकता था। मैंने ऐसा ही किया। बड़े ही ध्यान से मैंने उस खिड़की को अपनी छोटी उंगली से मजीद खोलना शुरू कर दिया। इतना खोल दिया कि मुझे घर का अंदरूनी मंजर दिखाई दे सके। वो एक कमरा था। उस कमरे का दरवाज़ा भी खुशकिस्मती से खुला हुआ था। सामने लॉन्च पूरा दिखाई दे रहा था। मुझे हैरत का झटका तो तब लगा जब मैंने सामने का मंजर देखा। मेरी भाभी वहाँ सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अपना सिर घुटनों पर रखा हुआ था और वह बिलक बिलक कर रो रही थी। अगले ही पल उसने हाथ जोड़ लिए, रोती हुई कहने लगी, खुदरा मेरी जान छोड़ दे, मैं मजीद तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? तुम्हारी वजह से न सिर्फ मेरी इज्जत बल्कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। अगर ये बात मेरे शौहर को पता चल गई तो वह मुझे कभी भी अपने साथ नहीं रखेगा। भाभी के अल्फाज मेरे सिर पर पहाड़ तोड़ रहे थे। अगले ही पर दीवार की ओर से एक लड़का बरामद हुआ जिसने भाभी को बालों से दबोच लिया। कहने लगा, तुम तो मेरे लिए सोने की चिड़िया हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तुम हर हाल में यहाँ आओगी। अगर तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जैसे एक बार पहले डाकिया के हाथ तुम्हारे घर तुम्हारी नाजबी तस्वीर भेजी थी, इस दफ़ा तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे देवर के हाथ में और सऊदीया में तुम्हारे शौहर के पास पहुंचा दूंगा। इससे बेहतर है कि तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो। भाभी के अल्फाज सुने तो दंग रह गई। रोकर कहने लगी कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम जैसे बद किरदार और गंदे शख्स से मोहब्बत की। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर बुरे होंगे। हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका था। मैंने सच्चे दिल से अपने शौहर के साथ, ससुराल वालों के साथ वफ़ा की, मगर तुम मेरी अच्छी तस्वर को नाजबा बनाकर अब मुझे ही ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वह लड़का हंसकर कहने लगा कि ये सिर्फ मैं तुम जानते हैं कि वह तस्वर नकली फ़ोटोशॉप की हुई, जबकि बाकी पूरी दुनिया इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती। इसलिए मैं जो कहा वही करती जाओ। मैंने जब ये सुना तो सारी कहानी समझ चुका था। वह लड़का भाभी को ब्लैकमेल कर रहा था। खैर, मैं जान चुका था कि अब मुझे क्या करना है। मेरे लिए बात बड़ी फिक्रमंदी की थी। कुछ देर बाद भाभी की कॉल आई तो मैं उन्हें लेने के लिए आया।
आज भी भाभी बिल्कुल वैसे ही परेशान और उलझी हुई थी। मैंने भाभी को घर पहुंचाया, फिर वापस वहीं आया। मैंने उस लड़के का मोटर बाइक का नंबर नोट कर लिया था। मेरे लिए उसका पता निकलवाना हरगिज़ मुश्किल ना था। उसी पल मैंने पुलिस अफसर दोस्त को कॉल की और वो उसके घर में पहुँचे, जहाँ मैं मेरी और मेरे भाई की कमाई के पैसे भाभी से मंगवा कर ऐश कर रहा था। पुलिस ने उसके और उसके दोस्तों को स्मगल करने के इल्ज़ाम में पकड़ लिया। वे बेचारा तो खुद भी ना जानता था कि आखिर ये केस उस पर कैसे बन गया, मगर मैं जानता था कि ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसकी खूब मरम्मत की गई और उसका मोबाइल लेकर मैंने उसके मोबाइल में मौजूद तमाम भाभी के खिलाफ डाटा डिलीट कर दिया। चंद रोज़ यूं ही गुजर गए। भाभी पहले तो परेशान रही, मगर धीरे धीरे जब खबर मिली कि वह लड़का पुलिस की हिरासत में है और लंबी कैद में है, तो भाभी सुकून से हो चुकी थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चाहा तो भाभी को बताऊं, मैं अब सब कुछ जान चुका था और आपकी मदद भी कर दी, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया कि कहीं भाभी ये सुनकर टूट ना जाएं, शर्मिंदा ना हो जाएं। और मैं तो उनका भाई जैसा था, फिर उनका भरम कैसे टूटने देता। उस रोज़ के बाद से भाभी घर में खुश रहने लगी, घर के कामों में हाथ बटाने लगी, जबकि गुमशुदा पैसे मैंने ही अम्मी से बहाना बना के मैंने भी ज़रूरत के लिए उठाए थे। बस आपको बताना भूल गया था।